नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः इस क्विक एजुकेशन फॉर जॉब्स यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के। जी हाँ, जो कि एक बहुत ही बड़ी विषय है। आपको पता है कि जो लोग ज्योग्राफी यानी कि भूगोल को लेकर के आगे बढ़ने के लिए चाहते हैं या फिर इतिहास यानी कि ज्योग्राफी के साथ में इतिहास अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए ये यूट्यूब चैनल बहुत ही लाभदायक होगा क्योंकि हम युद्ध स्तर पर आप लोगों को इस चैनल पर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आप लोगों के सामने रखने वाले हैं और जाकर के कोई भी ऐसा आपको नहीं लगेगा कि हम कहीं दूसरी जगह आपको ऐसा फील कराएंगे कि आप मानो कोई सिनेमा देख रहे हैं। जी हाँ, इस यूट्यूब चैनल का एक ही मकसद है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है और जाकर के एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 तक की टोटल एनसीईआरटी ज्योग्राफी को कवर कराया जाएगा और इतिहास को भी कवर कराया जाएगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज के इस वीडियो में हम आपको कक्षा 6 की जो है भूगोल पढ़ाने वाले हैं। कक्षा 6 का जो भूगोल है उसका नाम है सामाजिक विज्ञान पृथ्वी हमारा आवास। इसी नाम से इस पुस्तक को जाना जाता है। चलिए सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि इस पुस्तक में यानी कि एनसीईआरटी जो बुक है इसमें हमको कौन-कौन सा चैप्टर पढ़ना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम सब चैप्टर को देख लेते हैं, उसके बाद आज की इस वीडियो में हम पहला चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। चाहे 1 घंटा लगे या फिर 2 घंटा लगे, क्लियर करके ही उसको हम लोग छोड़ेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस पुस्तक में आपका कितना विषय है, उन विषय को देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 नंबर में हम जब देखते हैं तो 1 नंबर यानी पहला चैप्टर का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। जी हाँ, सौरमंडल में पृथ्वी ये हमारा सौरमंडल है। इसमें से पृथ्वी हमारा कहाँ है उसके विषय में इस पूरा चैप्टर में हम चर्चा करेंगे। और जाकर के दूसरा चैप्टर की अगर जब हम बात करेंगे तो वहाँ होगा ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ये दूसरा चैप्टर की बात करेंगे हम लोग। जब उस चैप्टर पे जाएँगे तो इसका भी हम डिटेल से आपको सब कुछ बताएँगे। ठीक इसी तरह से जब हम आगे बढ़ेंगे तो अगला चैप्टर हमारे पास आएगा 3 नंबर पे पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियों को हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा मानचित्र। मानचित्र एक चैप्टर है, उस चैप्टर में बहुत अच्छी-अच्छी जानकारी दी गई है आप लोगों को एनसीईआरटी में। तो आपको एनसीईआरटी बिल्कुल बारीकी के साथ पढ़ना है, तब जाकर के कोई भी एग्ज़ाम आप क्लियर कर पाएँगे। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं 5वां नंबर पे, तो इसमें है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। जी, पृथ्वी का जो विभिन्न प्रमुख परिमंडल हैं, उन परिमंडल को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो छठा नंबर पे हमारे पास आ जाता है हमारा देश भारत, यानी भारत हमारा जो है उसके विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, इस पुस्तक में आपको जो है यानी कक्षा 6 का ज्योग्राफी में आपको कुल 6 चैप्टर है। 6 का 6 चैप्टर यहाँ पे हम आपको दर्शा दिए हैं और जाकर के आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 1 कंप्लीट करेंगे जो है कि हमारा सौरमंडल में पृथ्वी। तो आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम आपको जो एनसीईआरटी क्लास 6 का ज्योग्राफी है उसको बारीकी के साथ समझाने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले बात आप ये समझ लीजिए क्लास स्टार्ट करने से पहले कि बुक तो हर कोई पढ़ लेता है लेकिन बुक में जो कहा गया है वो हर कोई समझ नहीं पाता है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम बुक को बारीकी के साथ एक-एक लाइन पढ़ करके बताएंगे कि किसमें क्या कहा गया है। तो देखिए, पहला चैप्टर का नाम है मेरा सौरमंडल में पृथ्वी। जी हाँ, सौरमंडल में पृथ्वी को हम लोग देखेंगे। अगर इसको आप समझ जाते हैं तो इसका मतलब ये चैप्टर आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। ये आपका पहला चैप्टर है जो कि एनसीईआरटी है। जी हाँ, एनसीईआरटी अगर आपको यकीन ना हो तो अपना मोबाइल का कैमरा खोल करके गूगल लेंस वाला इसको स्कैन कीजिएगा। इसको स्कैन करने के बाद आपके पास ये वाला बुक का
चैप्टर जो है ये चैप्टर आपके सामने आ जाएगा। अब देखिए चैप्टर का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी, यानी कि यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये फिगर, इसमें सौर मंडल को दर्शाया गया है। इसके अंदर में पृथ्वी जहाँ है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आप एक बिना बिना लेट किए हुए हम लोग इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। ये 9 से 10 पेज का है। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। शुरू में यानी फर्स्ट में देखिए क्या कहा है, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। यहाँ समझिए सूर्यास्त के बाद, इसका मतलब सूर्य प्लस अस्त, यानी कि जिस समय सूर्य डूबता है उस समय जब हम आकाश की तरफ नजर उठाते हैं तो वो देखने में कितना सुंदर लगता है, वही कह रहा है। देखिए आगे बढ़ते हैं। इस आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं। जी, शाम के टाइम में जैसे सूर्य डूबने के बाद जब आकाश की तरफ हम नजर उठाते हैं तो देखिए सूर्य यानी आकाश में जो है कहीं कहीं एक या दो बिंदु ही हमको चमकता हुआ दिखाई पड़ता है, वही कह रहा है। लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ जाती है। जैसे जैसे शाम होने लगती है यानी रात होने लगती है तो आकाश में इस तरह से चमकने वाली वस्तुओं की संख्या बढ़ जाती है और एक समय ऐसा आता है, इतना हो जाता है कि उसको हम गिन नहीं पाते हैं। तो इसमें यही कहा है, आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, यानी कि पूरा आसमान जो है छोटी छोटी चमकदार वस्तुएं से जो है पूरा आसमान भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। जब आकाश में रात में आप चांदनी रात में जब देखेंगे तो सभी एक जैसा नहीं चमकता है, कुछ धुंधला टाइप का नजर आएगा तो कुछ ज्यादा चमकीला नजर आएगा, वही इसमें कहा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जरे हों, यानी कि आकाश जो है पूरा हीरों से सजाया हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। अब देखिए इसमें कहता है आपको जो आकाश में रात्रि के समय दिखाई पड़ता है चमकता हुआ, सब एक जैसा नहीं चमकता है, सब अलग अलग तरह का चमकता है। तो कोई इसी में कहा गया है चंद्रमा के जैसा चमकने वाला भी आपको नजर आता होगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। आकाश देखिए आज के समय में मोबाइल का जमाना आ गया, लोग आसमान की तरफ नहीं के बराबर देखते हैं, लेकिन आसमान की तरफ आप जब देखेंगे तो प्रतिदिन आपको चंद्रमा दिखाई पड़ेगा। अब देख इसमें आगे जब बढ़ेंगे तो इसमें कहा है यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। कौन? चंद्रमा। चंद्रमा जो है प्रत्येक दिन आप देखेंगे लेकिन वो सब दिन एक जैसा नहीं रहता है, उसका आकार बदल जाता है, उसका स्थिति बदल जाता है, यही इसमें कहा है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं, यानी कि पूरा चांद, अगर आप चांद को देखे होंगे तो पूरा चांद महीना में सिर्फ आपको एक ही दिन वो दिखाई पड़ेगा। तो वो देखिए वो क्या कहलाता है, यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा कहलाता है। अब यहाँ पे एक सवाल आपका बन जाता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल आपका इस तरह से बनने वाला है कि पूर्ण चंद्रमा वाली रात को हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको बोलेंगे पूर्णिमा। चलिए जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो 15 दिन के बाद आप इन्हें नहीं देख सकते, यानी कि जैसे आज हो गया आपका पूरा चांद आप देख लिए, कल ये फिर छोटा होने लगेगा, इसी तरह से 15 दिन बाद ये जो है छिप जाता है, पूरा चांद छिप जाता है, ये आपको दिखाई नहीं पड़ता है। तो अब इसमें कहा है यह नया चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। अब देखिए जिस दिन ये छुप जाती है तो उसके अगले दिन नया चांद का जन्म होता है, तो ये उस नए चांद की जन्म वाली रात है, तो इसीलिए इसको कहा गया है अमावस्या। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकेंगे। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय में चंद्रमा और इनकी सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? स्वाभाविक है कि दिन के समय में हमको चंद्रमा या फिर आकाश में चमकने वाली विभिन्न छोटी छोटी वस्तुएं दिखाई क्यों नहीं पड़ती हैं? इसका मेन कारण है
हम आगे इसमें देखते हैं इसका मेन कारण क्या है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। देखिए इसमें यही कहा गया है, सूर्य का जो प्रकाश है वो हमसे बहुत नजदीक में है सूर्य, और जाकर के वो उसकी प्रकाश इतनी तेज है कि वो अन्य छोटी छोटी टिमटिमाती हुई तारों की प्रकाश को ये अपने अंदर में समा लेता है। तो इसीलिए उनकी रोशनी नहीं दिखाई दे करके, बल्कि ये हमको यही रोशनी दिखाई पड़ता है सूर्य की। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसमें कहा गया है, आप इसमें ध्यान देंगे तो देखिए इसमें कहा है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती है। अब यहाँ पे देखिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि खगोलीय पिंड हम किसको कहेंगे। खगोलीय पिंड हम किसको कहेंगे, तो आपको ध्यान में रखना है सूर्य, यानी कि सूर्य जो है और चंद्रमा, ये सूर्य और चंद्रमा को मिला करके और रात के समय में आसमान में जितने भी चमकीली वस्तुएं हमें दिखाई पड़ती है वही खगोलीय पिंड कहलाता है। इतना आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें कहा है, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले होते हैं, गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है। यानी खगोलीय पिंड जो है वो बहुत बड़े बड़े आकार के होते हैं और जाकर के वे गर्म भी होते हैं और जाकर के वे गैसों के बने होते हैं। आपको पता होना चाहिए खगोलीय पिंड किसके बने होते हैं, गैसों के बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश भी होते हैं, यह आपको ध्यान में रखना है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इस खगोलीय पिंड को तारा भी कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है, यानी कि इनके पास अपनी ऊष्मा है, वो अपनी ऊष्मा को बहुत तेजी से उत्सर्जित करता है और जाकर के इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तारा। सूर्य भी क्या है, एक तारा, क्योंकि सूर्य भी अपना प्रकाश उत्पन्न करता है। हम इसके विषय में आगे आपको विस्तार से जानकारी देंगे, क्योंकि इस पुस्तक में बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां दी गई है, क्योंकि ये एनसीईआरटी है और जाकर के एनसीईआरटी आपको पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसमें देखिए यहाँ तक हम समझ गए हैं। अगर समझने में कहीं आपको दिक्कत लगी है तो आप हमको कमेंट करके बताइए, हम आपका जो है सॉल्यूशन भी बताएंगे। तो चलिए दूसरा पेज पे हम लोग आ गए। दूसरा पेज पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। अब देखिए रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है, यानी कि रात्रि के समय जब हम आकाश में देखते हैं कि तारा जो है बहुत ज्यादा चमकीला है, तो वो सूर्य के जैसा ही वो भी चमकता है। इसका देखिए यहाँ पे कहा गया है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग इनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते हैं तथा वे अत्यंत छोटी दिखाई पड़ती हैं। अब देखिए यानी सूर्य जितना चमकता है उससे कहीं ज्यादा अन्य तारा चमकता है, लेकिन उनकी प्रकाश और गर्मी को हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं। इसका मेन कारण बताया गया है कि वो हमसे बहुत ज्यादा दूर है, इसी वजह से हम उनका ऊष्मा और प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अब देखिए मान लीजिए आप यहाँ पे खड़ा हैं, कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, जब आप इसको यहाँ से इस तरह से देखेंगे तो ये आपको छोटा नजर आएगा, क्योंकि दूरी बढ़ने के बाद उसकी लंबाई छोटा प्रतीत होने लगता है, लेकिन ये वास्तव में वो छोटा नहीं होता है, वो बड़ा ही होता है। यही इसमें कहा गया है। तो चलिए हम लोग आगे जब इसमें बढ़ते हैं तो आगे देखिए कहा है, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। हवाई जहाज अगर आप देखे होंगे जमीन पर तो वो बहुत बड़ा हवाई जहाज होता है, लेकिन जब वो आकाश में बहुत दूर हमसे चले जाता है तो वो कितना छोटा बिल्ली का बच्चा नजर आने लगता है। यही इसमें कहा है। अब देखिए आगे, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को देख सकते हैं, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अब देखिए तारों के द्वारा जो है आकाश में विभिन्न तरह का जो है आकृतियां बनाई जाती हैं। उन आकृतियों को हम लोग क्या कहेंगे,
नक्षत्र मंडल, जी हाँ, नक्षत्र मंडल आपको समझना है तारों का समूह है, यानी कि तारों के द्वारा बनाए गए विभिन्न आकृतियां जो होती है आकाश में, उनको हम लोग नक्षत्र मंडल कहेंगे। अब देखिए इसी तरह से देखिए नक्षत्र मंडल, यहाँ पे देखिए तारों के द्वारा बनाए गए कुछ आकृतियों को हम दिखाते हैं। जैसे ये वाला तारा लीजिए, ये वाला लीजिए, ये वाला, फिर ये वाला, ये वाला, फिर ये वाला, ये वाला। ये एक प्रकार का एक समूह है। ये 7 तारों का समूह है जिसको हम लोग सप्तऋषि तारा कहते हैं। और जाकर के सप्तऋषि तारा की ही मदद से हम जब 2 तारा को मिला करके आगे बढ़ते हैं तो हमको एक अत्यधिक चमकीला तारा दिखाई देता है जो कि ध्रुव तारा कहलाता है। हम इसके विषय में आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, और आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाते रहिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग समझ गए नक्षत्र मंडल क्या है, यानी कि रात्रि के समय आकाश में तारों द्वारा विभिन्न आकृतियां जो बनाई जाती है उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, नक्षत्र मंडल। अब देखिए अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। अब देखिए अर्सा मेजर, अर्सा मेजर ये आपको याद रखना है जो कि बहुत मजेदार बात है। अर्सा मेजर और बिग बियर क्या है, यह एक नक्षत्र मंडल है। ये तारों के द्वारा विभिन्न आकृतियां जो बनाई जाती है उनमें से यह एक है। अब देखिए इसमें कहा है बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। जी हाँ, सप्त का मतलब होता है 7 और ऋषि का मतलब होता है संत, यानी कि जो बहुत ही हम लोग आसानी का, जिसको कि हम लोग बहुत आसानी के साथ समझ पाते हैं, यही है सप्तऋषि। ये जो है 7 तारों का समूह है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे देखिए इसमें कहा है यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल यानी कि अर्सा मेजर का भाग है। जी हाँ, ये नक्षत्र मंडल जो है अर्सा मेजर जिसको बोला जाता है उसी का ये एक भाग है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और विस्तार से हम लोग इसमें जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन एक वीडियो में एक चैप्टर क्लियर करना है हमको, चाहे जैसे भी हो। तो इसमें देखिए आगे बढ़ते हैं। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों यानी ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। यानी कि अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग है जो जानकार है, उनको बोलिए कि आकाश में हमको विभिन्न आकृतियां दिखाइए तारों के द्वारा, तो आपको वो दिखा सकेंगे अगर उनके पास जानकारी है, या नहीं तो आप अपने से कोशिश कीजिए और देखिए। चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें कहा है प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। यहाँ पे आप ध्यान दें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका एग्जाम की दृष्टि से। इसमें कहा गया है प्राचीन समय में यानी बहुत पहले समय में लोग जो है दिशा की निर्धारण किससे करते थे, तारों की सहायता से ही क्या करते थे। अब देखिए इसमें उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। आपको अभी हम दिखाए जो उत्तर की तरफ, आपको यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए, ये तारा जो है उत्तर तरफ है। यहाँ से इसकी आंखों से अगर देखेंगे तो ये इससे उत्तर है, तो इसी को बोलेंगे उत्तरी तारा। और जाकर के हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए इसमें क्या कहा है। इसमें कहा है इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। उत्तरी तारा को हम लोग क्या कहेंगे, जो कि उत्तर ध्रुव में है, तो उसको बोलेंगे ध्रुव तारा। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, यानी कि ध्रुव तारा आकाश में हमेशा एक ही स्थान में होता है, वो अपना स्थान नहीं बदलता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं, जैसा कि हमने आपको इस फिगर में बताया। ये सप्तऋषि तारा है, इसकी सहायता से हम ध्रुव तारा को पहचान पाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे ये है सप्तऋषि तारा, ये वाला, ये सब जो है 7 तारा, इन 7 तारा की सहायता से हम ये जो है ध्रुव तारा की हम लोग पहचान कर पाएंगे आराम के साथ। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बारीकी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कहा गया है चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल में संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं
उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है, जैसा कि हमने आपको बता दिया वही कहा है। अब देखिए इसमें कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होते हैं। आपको पता है सूर्य और जाकर के चंद्रमा प्लस अन्य आकाश में जो आकाशीय पिंड है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, खगोलीय पिंड। लेकिन उनमें से कहा गया है खगोलीय पिंड में किसी किसी खगोलीय पिंड कोई कोई खगोलीय पिंड ऐसा है जिसमें अपना आकाश या फिर उष्मा उसका नहीं होता है। वे जो है तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जिसके पास अपना रोशनी नहीं होता है वो दूसरे की रोशनी में ही चमकने लगता है। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि ग्रह के पास अपना उष्मा या फिर प्रकाश नहीं है, वो दूसरों के प्रकाश से ही चमकता है। तो ग्रह अपने आप पर डिपेंड नहीं है, वो दूसरों पर डिपेंड है। आगे बढ़ते हैं इसमें। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट, जी हाँ, ग्रह को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहेंगे, प्लेनेट कहेंगे। और जाकर के ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है। अगर आपका एग्जाम में आ जाए कि ग्रह जो है किस भाषा का शब्द है तो आपको बताना है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। नोट डाउन कर लीजिए आप। और जाकर के ग्रीक भाषा का कौन सा शब्द है, प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। यानी कि ग्रह जो है अपने स्थान पर नहीं रहता है, वो हमेशा घूमते रहता है। तो इसका यानी कि प्लेनेटाई का अर्थ जो होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। आपको ध्यान में रखना है ये बात को। जब आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं उष्मा सूर्य से प्राप्त करता है। पृथ्वी के पास अपना उष्मा नहीं है, ये दूसरों की उष्मा और प्रकाश से गर्माता है और चमकता है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। फिर अब देखिए यहाँ पे नोट डाउन करने वाली बात क्या है। पृथ्वी से सबसे नजदीक का अगर तारा पूछा जाए तो आपको सूर्य में टिक लगाना है। अब आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। आप अगर चंद्रमा पे चले जाएंगे, वहां से अगर पृथ्वी को देखेंगे, जैसे आप पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हुए चमकते हुए, ठीक उसी तरह से आपको पृथ्वी भी चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ये वाला कॉलम आपको कभी भी छोड़ना नहीं है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कॉलम होता है। इसमें ऐसी जानकारी होती है कि डायरेक्ट एग्जाम में यहीं से उठा करके पूछ लिया जाता है। कई बार का एग्जाम में यहाँ से उठा करके पूछा है एनसीईआरटी का। देखिए इसमें बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले होते हैं। आपको ये बात लिख लीजिए कि ये एग्जाम की दृष्टि से भी आई है। आपको देखिए यहाँ पे बताया गया है बृहस्पति, ये है बृहस्पति, उसके बाद है शनि, बृहस्पति के बाद शनि, ये है बृहस्पति, ये है शनि, और जाकर के यूरेनस, यूरेनस, जी हाँ, ये तीन ग्रह है। ये तीनों ग्रह के पास क्या है, छल्ले हैं। छल्ले का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये आपका ग्रह है, ये ग्रह है, इनके पास जो है छल्ले होते हैं। इस तरह से छल्ले, बहुत बड़ा छल्ला होता है इनके चारों ओर। यानी कि आपका एग्जाम में आ जाएगा कि निम्न में से किसके चारों ओर छल्ले नहीं है, तो आपको ध्यान देना है कि ये बृहस्पति, शनि और यूरेनस को छोड़कर बाकी किसी में छल्ले नहीं है, यही तीनों में सिर्फ छल्ले हैं। तो इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए आगे जब बढ़ते हैं, ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। अब देखिए ये छल्ला जो है, छल्ला के बारे में जैसे हम यहाँ पे इस छल्ला के बारे में हम चर्चा किए, इसको कहा गया ये छोटे छोटे पिंडों से बना हुआ पट्टियां है। और जाकर के इसको जब हम देखने की कोशिश करेंगे तो पृथ्वी से बहुत शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से हम इसे देख पाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस YouTube चैनल पर अभी तक नया है, वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये चैनल, आपको इस चैनल के माध्यम से जो जानकारी मिलती है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिलती है। आपको यहाँ पे हम थोड़ा सा निर्देश दे देते हैं कि आपको यहाँ पे कैसे समझना है। देखिए दो शब्द होता है, एक होता है
एक होता है परिक्रमा। तो परिक्रमा पहले समझते हैं। परिक्रमा, ये परिक्रमा जो होता है, परिक्रमा का मतलब किसी दूसरे के चारों ओर घूमना। और दूसरा जो होता है घूर्णन, जो कि महत्वपूर्ण है, ये अक्सर पूछा जाता है। ये है आपका घूर्णन। ये जो है अपने अक्ष पर यानी कि अपने स्थिति पर ही घूमना। यानी कि अब देख लीजिए, मान लीजिए कि आप कहीं खड़ा हैं, तो आप अगर उसी जगह एक जगह मतलब अपने आप में घूम रहे हैं, किसी का चक्कर नहीं लगा रहे हैं, तो वो आपका हो जाएगा घूर्णन। अगर आप किसी पेड़ के पास खड़ा होकर के उस पेड़ के चारों ओर घूमेंगे तो आपका कहलाएगा परिक्रमा। यहाँ पे वही बात को हम समझाने की आपसे कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका सूर्य बैठा हुआ है। इससे जब हम दूर बढ़ेंगे तो ये हमारा आ जाता है बुध, उसके बाद ये आ जाता है शुक्र, फिर आता है पृथ्वी, उसके बाद आ जाता है मंगल। ये 4 ग्रह सूर्य के नजदीक का ग्रह है। और जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका बैठा हुआ है बृहस्पति, और यहाँ पे आपका है शनि, फिर यहाँ पे आपका आता है अरुण, जिसको बोलते हैं यूरेनस। जब हम इन सब से दूर हटते हैं तो हमको ये यहाँ कोना में नजर आता है नेपच्यून। जी हाँ, अब इन्हीं 8 ग्रह के बारे में हम लोग जानेंगे और जाकर के ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पहले ही हम बता देते हैं कि अंदर का ये 4 ग्रह में कौन कौन सा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये जो है आंतरिक ग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है ये? आंतरिक ग्रह कहलाता है। और जाकर के ये ग्रह, आंतरिक ग्रह जो बना होता है, ये किससे बना होता है? तो ये चट्टानों से बना होता है। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है। हम बुक से बाहर की बात नहीं करते हैं। आंतरिक ग्रह सूर्य के बहुत नजदीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो दिया गया है, यही 4 ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यही चारों ग्रह को आंतरिक ग्रह कहा गया है। आंतरिक ग्रह जो है चट्टानों से बना है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बाहर की 4 ग्रह जो है, जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस और उसके बाद नेपच्यून, ये चारों ग्रह जो है आपका बाह्य ग्रह है। ये गैसों से बना होता है, तो इसको गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। तो चलिए हम अब इसके विषय में थोड़ा अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये सूर्य जो है, इसके नजदीक का ग्रह बुध जो है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसमें देखिए क्या है, बुध जो है सूर्य का एक परिक्रमा कुल कितने दिन में करता है? तो ये कुल 88 दिन में ये अपना एक परिक्रमा पूरा करता है। लेकिन ये अपने अक्ष में जो ये घूमता है एक चक्कर, तो कितना में ये घूमता है? ये 59 दिन में। 59 दिन में ये एक घूर्णन पूरा करता है, और परिक्रमा ये करता है जो ये 88 दिन में करता है सूर्य का। और जब इससे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने एक ग्रह आता है शुक्र ग्रह। यहाँ पे आपको ये शुक्र ग्रह दिखाई पड़ता है। ये शुक्र ग्रह जो है सूर्य का एक परिक्रमा करने में टाइमिंग लेता है 255 दिन। ये कितना लेता है? 255 दिन लेता है शुक्र जो है। उसके बाद शुक्र अपने अक्ष पर जो घूर्णन करते हैं, ये कितना में करते हैं? 243 दिन में। 243 दिन में ये अपने अक्ष पर भी घूम जाता है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने आ जाता है अपना प्यारा सा ग्रह पृथ्वी। पृथ्वी की अगर बात करें तो ये सूर्य का परिक्रमा जो करेगा, एक परिक्रमा करने में इसको टाइम जो लगता है 365 दिन। और ये अपने अक्ष में जो घूमता है, ये अपने अक्ष में घूमने का जो इसका समय है, ये 1 दिन है, यानी कि 24 घंटा में ये घूम जाता है। जब हम पृथ्वी से आगे बढ़ते हैं हमारे पास आ जाता है ये मंगल ग्रह। मंगल ग्रह सूर्य का एक परिक्रमा पूरा करने में समय जो लेता है 687 दिन का ये समय लेता है। और जाकर के ये अपने अक्ष में जो है पृथ्वी के समान ही 24 घंटा में ये घूम जाता है। तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि वह कौन सा ग्रह है जिसका कि घूर्णन काल पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर है। घूर्णन काल मतलब अपने अक्ष में घूमना, परिक्रमण काल यह नहीं पूछा है, घूर्णन काल हम पूछ रहे हैं। तो चलिए, तो अब हम मंगल की चंद्रमा के बारे में अगर बात करें तो मंगल के पास जो है 2 चंद्रमा है। मंगल के पास 2 चंद्रमा है। हम आगे बात करेंगे जब हम आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, मंगल और बृहस्पति ये दोनों ग्रह के बीच में ये जो आपका पट्टी दिखाई पड़ रहा है, ये पट्टी जो है ये क्षुद्र ग्रह वाला पट्टी है। क्षुद्र ग्रह के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे।
यहाँ आप इतना ध्यान में रखिएगा कि मंगल और बृहस्पति के बीच जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, तो किन ग्रह के बीच में है? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। अब चलते हैं हम बृहस्पति ग्रह के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बृहस्पति का जो है परिक्रमा काल कितना है? तो बृहस्पति जो है एक करीब-करीब 12 साल में ये सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। और जाकर के आपको क्लियर बता दें कि 11 साल 11 महीना में ये एक परिक्रमा पूरा करता है। लेकिन ये अपने अक्ष पर जो घूमता है सबसे फास्ट में यही घूमता है। ये कितना में 9 घंटा 56 मिनट में ये अपने जगह में एक बार में घूम जाता है, 9 घंटा 56 मिनट में। चलिए अब इसकी चंद्रमा की अगर बात करें तो इसके पास कुल 53 चंद्रमा है एनसीईआरटी के अनुसार। जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो हम चले जाते हैं शनि के पास। देखिए शनि के पास ये छल्ला है, ये छल्ला शनि के पास है। अब देखिए, अब हम शनि के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करें तो ये सूर्य का जो परिक्रमा करता है ये शनि, ये परिक्रमा काल इसका जो है 29 साल 5 महीना है। यानी कि सूर्य का एक चक्कर इसको पूरा करने में 29 साल 5 महीना लगता है और अपने अक्ष पर जो ये घूमता है इसको घूमने में लगता है 10 घंटा 40 मिनट। 10 घंटा 40 मिनट में ये अपनी जगह में एक बार घूम जाता है। और जाकर के इसके अगर चंद्रमा की अगर बात करें तो इसका जो चंद्रमा है इसके पास भी 53 है, यानी कि बृहस्पति के बराबर ही शनि पर है चंद्रमा। अब जब हम इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं थोड़ा तो हम चले जाते हैं यूरेनस पर। यूरेनस की अगर बात करें तो इसका यानी यूरेनस जो है एक परिक्रमा करता है सूर्य का जो ये 84 साल में पूरा करता है और अपने अक्ष में जो घूमता है 17 घंटा 14 मिनट में ये घूम जाता है। इनके पास अगर चंद्रमा की बात करें तो 27 चंद्रमा है। इनके पास कितना चंद्रमा है? तो 27 चंद्रमा इनके पास मौजूद है। ठीक इसी तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं नेपच्यून के पास आ जाते हैं। नेपच्यून के पास आते हैं, इसका जो परिक्रमण काल है सूर्य के चारों ओर जो एक चक्कर पूरा करता है ये 164 साल में ये पूरा करता है और जाकर के अपने अक्ष पर ये 16 घंटा 7 मिनट में पूरा करता है। सूर्य के चारों ओर घूमने में इसको लगता है कितना? 164 साल, लेकिन अपने अक्ष पर जो ये घूर्णन करता है इसको लगता है 16 घंटा 7 मिनट। और जाकर के इनके पास चंद्रमा की अगर बात करें तो इनके पास चंद्रमा की संख्या कुल कितना है? 13। इस तरह से ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसका एक लिस्ट तैयार कर लीजिएगा, उस लिस्ट के अनुसार ही आप जो है आराम के साथ इसको याद रख पाएंगे, अन्यथा ये याद रहने वाला चीज नहीं है। ये प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये याद रहने वाली है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ से आपको फिर समझना है कि हम जो आपको बताएंगे कितना महत्वपूर्ण बात है, आपको ये समझना होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। अब देखिए आसमान में जो हम चंद्रमा देखते हैं वो क्या है? एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, यानी कि हमारे पृथ्वी का सहचर मतलब साथ साथ चलने वाला, तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ये जो है चंद्रमा जो है किसका चक्कर लगाता है? ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है। और जाकर के हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। देखिए कुल मिलाकर के 8 ग्रह है। 8 ग्रह में से किसी के पास भी अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं है। पृथ्वी के जैसा ही वो दूसरे की ऊष्मा और प्रकाश से गर्माते हैं और फिर प्रकाशित होते हैं। उन ग्रहों के पास भी कुछ अपनी चंद्रमा भी है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से आपको हम यहाँ पे एक बात क्लियर कर देते हैं। ये वाला जो कोष्ठ में यहाँ पे कॉल मतलब कोना में जो दिया गया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ आपको समझना है। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, इसमें कहा गया है पौराणिक रोमन कहानियों में, पौराणिक रोमन कहानी ये याद रखिएगा, सोल सूर्य देवता को कहा गया। सोल जो है किस कहानी में कहा गया है और किसको कहा गया है? देखिए ये पौराणिक कहानी में कहा गया है सोल, और जाकर के ये सूर्य देवता को कहा गया है। सोल जो है सूर्य देवता के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक पौराणिक शब्द है। और जाकर के यह शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित। ये जो है सोल क्या है? सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए हम अधिक शब्दों को लिखेंगे।
इस तरह से आपको यहाँ पे याद रखना है। आपको याद क्या रखना है, ये सॉल जो है, ये सॉल किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो ये सॉल प्रयोग किया गया है सूर्य देवता के लिए, और ये पौराणिक रोमन कहानियों में इसका प्रयोग किया गया है। हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे चलते हैं सौर मंडल, सोलर सिस्टम के बारे में हम लोग समझते हैं। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। इस उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। अब देखिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि ये कितना महत्वपूर्ण बात कहा गया है। ये अब हम बात करने वाले हैं सौर मंडल में। इसमें देखिए कहा गया है सूर्य और 8 ग्रह। अभी हम सूर्य और 8 ग्रह को देख चुके हैं, और जाकर के उपग्रह के बारे में हम लोग अभी आगे चर्चा करेंगे। कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, जो कि आपने अभी देखा कि किसके किनके बीच में, यानी किन 2 ग्रह के बीच जो है क्षुद्र ग्रह, उनको भी शामिल किया गया है। और उल्का पिंड मिला करके सौर मंडल का निर्माण करता है। सौर मंडल में ये सभी चीजें आती हैं, सूर्य आता है, 8 ग्रह आता है, उपग्रह आता है, क्षुद्र ग्रह आता है, सारा चीज सौर मंडल के परिवार में आता है। और जाकर सौर मंडल का जो मुखिया है वो किसको बोला गया है, तो सौर मंडल का मुखिया सूर्य को बोला गया है। तो चलिए अब हम जो है सूर्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सूर्य के बारे में जानकारी आपको प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए सूर्य, यहाँ पे जो हमारे पास एक सूर्य है, तो उसके बारे में आप देखेंगे। सबसे पहले सूर्य को हम लोग विस्तार से समझेंगे। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य कहाँ पे है, सौर मंडल। सौर मंडल को आपको पता है कि यहाँ पे हम जो बताए वही है, सूर्य और 8 ग्रह मिलकर के और जाकर के अन्य खगोलीय पिंड उनको मिला करके सौर मंडल कहा जाता है। उसका मुखिया भी कौन है, सूर्य है। और जाकर के ये सूर्य कहाँ पे बैठा है, तो मुखिया हमेशा बीच में रहता है, तो वही कहा है सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य का बनावट की अगर बात करें तो ये बहुत बड़ा है और जाकर के ये गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। यानी कि ये केंद्र में जो बैठा हुआ है मुखिया जी, ये मुखिया का खिंचाव बल इतना है कि ये सभी को आपस में खींच करके रखता है, किसी को बाहर छिटकने नहीं देता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। अब देखिए ये मुखिया है, ये मुखिया के परिवार में या फिर पूरे समाज में अगर कुछ भी करना है तो इसका जिम्मेदार कौन, यही सूर्य है, तो वही कहा है इसमें। अब देखिए, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं। इनका जो ऊष्मा है बहुत ज्यादा है, लेकिन हम इसको महसूस नहीं करते हैं। इसका वजह क्या है जानते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य जो है पृथ्वी से कितना, तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी ये पृथ्वी के नजदीक ही माना जाता है। इतनी दूरी के कारण ही इसका ज्यादा गर्मी हमको महसूस नहीं होता है। जी हाँ, चलिए अब हम ग्रह के बारे में चर्चा करते हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार वे है, यानी कि सौर मंडल में हमने आपको पहले ही बताया कितना ग्रह है, तो 8 ग्रह है। सूर्य से जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसकी दूरी के अनुसार अगर सूर्य ग्रह की क्रम देखेंगे तो सबसे नजदीक में आ जाता है आपका बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, उसके बाद में आता है नेपच्यून। इस तरह से ग्रह 8 है, और जाकर के सूर्य से दूरी के क्रम में इस तरह से हम उसको देख सकेंगे। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों का नाम याद रखने के सबसे आसान उपाय देखिए क्या है। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्वड अस नर्स। तो इस तरह से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। MVEMJSUN, इस तरह से हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे समझिए, एम से हो जाता है आपका मरकरी, बी से हो जाता है विनस, उसके बाद ई से होता है आपका अर्थ, एम से होता है आपका मार्स, उसके बाद जे से आता है आपका जुपिटर, एस से आता है सेटर्न, और यू से आता है यूरेनस, और एन से आता है नेपच्यून। इस तरह से 8 ग्रह का क्रम हम लोग आसानी के साथ याद रख सकते हैं।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आगे इसमें क्या कहा गया है। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जी हाँ, हमने आपको बताया कि सब जो है अपना-अपना पथ पर यानी कि अपनी-अपनी रास्ता पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। कक्षा जो क्या कहलाते हैं, वही सूर्य के चारों ओर घूमते हैं जो जो भी ग्रह, वो अपने एक रास्ता होता है, उसी को कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है, हमने आपको पहले भी बताया है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। किसको? बुध को। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। अब देखिए, यहाँ पे सवाल बन सकता है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को? तो आपको याद रखना है, तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है। हाँ, याद रखिएगा। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे 2003 यूबी 313 यानी सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। यानी कि ये दोनों को हटा दिया है, ग्रह की दर्जा इससे छीन ली गई है। तो इस तरह से हम लोग बहुत कुछ अभी जान चुके हैं। तो अब थोड़ा सा हम लोग ये वाला जो कॉलम दिया है, इन कॉलम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात है क्या, शब्द की उत्पत्ति, इसको समझेंगे हम लोग। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द होते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। जियोग्राफी क्या है? एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। ज्योग्राफी किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से, जिसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। ज्योग्राफी का अर्थ के बारे में अगर बात करें तो इसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जीई शब्द का अर्थ पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जाने। तो अब देखिए, जियो यहाँ पे लिखा है। अब देखिए, जियो जो लिखा है, इस जियो के बारे में हम यहाँ पे जियोलॉजी, जियो से ही बना है जियोलॉजी। इसमें देखिए, जियोलॉजी, जियोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं? पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। उसके बाद जियोमेट्री, जियोमेट्री में हम लोग पृथ्वी का नाप करते हैं। उसके बाद जियो जियोड जियोइड, तो इसमें क्या है? पृथ्वी के आकार के अनुरूप। जी हाँ, इस तरह से जियो का 3 अर्थ में इस्तेमाल होता है। 3 अर्थ में जो इस्तेमाल होता है, तो आप देख लिए हैं कि कौन सा 3 अर्थ में होता है। पहला जो होता है जियोलॉजी में होता है, उसके बाद दूसरा आता है जियोमेट्री में होता है, फिर उसके बाद जियोड में होता है। तो इस तरह से जियो यानी ज्योग्राफी का जो शब्द है, उनका प्रयोग किया जाता है। तो हमने देखा कितनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में और जाकर के एनसीईआरटी के द्वारा दिया गया है, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसमें थोड़ा सा यहाँ पे भी हम लोग देखने की कोशिश कर लेते हैं। देखिए, क्या आप जानते हैं, रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मनमोहित होता है। खगोलीय पिंड एवं उनकी गतियों के संबंध में अध्ययन करने वाला को खगोल शास्त्री कहते हैं। खगोल शास्त्री किसको कहते हैं? खगोलीय पिंड के बारे में जो अध्ययन करता है। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। देखिए, ये आर्यभट्ट जो है बहुत पहले ही ऐसा कह दिया था कि जो है सभी ग्रह और जाकर के चंद्रमा जो है दूसरे की प्रकाश से चमकता है। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। तो इस तरह से अभी तक हम जो पढ़े हैं, बहुत कुछ जानकारी हम लोगों को मिल चुका है और जाकर के हम आशा करते हैं कि ये YouTube चैनल आपकी जीवन को बदल सकता है। तो इसलिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा। देखिए, वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, तो इसीलिए आज हम यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पृथ्वी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। ये पृथ्वी जो है, इसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर उस वीडियो में पूरा क्लियर कर देंगे। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, यानी कि इस चैप्टर का हम 2 पार्ट बनाए हैं। ये आपका पहला पार्ट रहा है
और आने वाला जो है कल आपको मिल जाएगा इसका दूसरा पार्ट। तब तक के लिए जय हिंद।